नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे घर की जो कि श्रापित है और बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो कहानी शुरू होती है रमेश और दिव्या से। रमेश और दिव्या आज से 10 साल पहले अपने गांव का घर छोड़ करके विदेश चले गए थे। घर में माँ और पिताजी थे और उनसे चलने को बोला था, लेकिन वो लोग राजी नहीं हुए थे। इसलिए नौकरी की वजह से रमेश को जाना पड़ा था, तो दिव्या भी उनके साथ गई थी। अब 10 साल बाद वापस आना हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि माताजी तो पहले ही गुजर गई थी। अब पिताजी थे, पिताजी भी आज गुजर गए थे, इसलिए आनन फानन में उन्हें आना पड़ा। और वहाँ से जॉब छोड़ करके इन्होंने सोचा कि अब सीधे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि घर फिर कौन देखेगा और इतने सारे काम होते हैं, तो वहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ये सोच करके ये लोग सारी पैकिंग करके वहाँ से आ जाते हैं, इंडिया आते हैं और वहाँ से फिर सीधे अपने गांव पहुँचते हैं। गांव बहुत बड़ा नहीं था, छोटा गांव था, और लेकिन इस गांव में इनका जो घर था वो बहुत बड़ा घर था। कहते हैं कि इनके पिताजी अकेले रहते थे जरूर इस घर में, लेकिन गांव का कोई भी इंसान इनके घर के आसपास भी नहीं आता था। पता नहीं क्यों इनके पिताजी की मौत भी संदिग्ध अवस्था में हुई थी। किसी को पता ही नहीं चला कि ये कैसे मर गए। बस हाँ, लोगों को जब कुछ दिन तक ये बाहर नहीं दिखे, 2 दिन 3 दिन, तो लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी हरकतें बहुत अजीब सी थी। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे थे। और लोगों का ये भी कहना है कि उनके घर के आसपास एक औरत है जो दिखाई देती है, और एक आदमी की आत्मा भी छत पर टहलते हुए दिखती है। अब कहाँ तक सच है क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन रमेश जब गांव पहुंचता है तो गांव वालों से बात करता है, तो गांव वाले कोई उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे। बस उन्होंने इतना बताया कि 2 दिन तक ये घर से बाहर नहीं निकले, तो हम लोगों को कुछ गड़बड़ लगी तो पुलिस को बुलाया था हमने। तो पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्हें बॉडी मिली थी। तो अब उन्होंने उसका क्रियाकर्म करवाया, और उसके बाद और भी रिचुअल्स होते हैं, वो सब करने के लिए ये हस्बैंड वाइफ दोनों अपना घर ही में रहे और सब कुछ कर रहे थे। पर गांव का कोई भी व्यक्ति इनके किसी भी काम में शामिल नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। आज पहली रात थी और रमेश अपने बेडरूम में था, पर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रात का लगभग 1 बज चुका था और रमेश को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं वो अपने पिताजी को याद कर रहा था, और दिव्या सो चुकी थी, उसे भी काफ़ी देर में नींद आई थी, लेकिन फ़िलहाल वो सो गई थी। अचानक से रमेश को ऐसा लगता है जैसे खिड़की के पास से कोई देख रहा है, क्योंकि सिरहाने के पास ही पीछे खिड़की लगी थी। तो ये उठता है और खिड़की की तरफ झांकने की कोशिश करता है, तो देखता है एक औरत है जो बाहर गार्डन में टहल रही है। तो ये बड़ी गौर से देख रहा था, लेकिन वो चेहरा ढकी हुई थी, लेकिन इसलिए इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये है मतलब कौन है, क्योंकि ये जानता भी नहीं था। फिर सोचा हो सकता है गांव की कोई औरत हो और किसी काम से आई होगी, चलो सुबह देखते हैं क्या होगा। तो ये आकर फिर से लेट जाता है और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से ऐसा मालूम पड़ता है इसके रूम में कोई है और इधर से उधर टहल रहा है। अब रमेश को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। रमेश अपनी आंखें खोलता है, बस चुपचाप लेटे लेटे देख रहा था। तो उसने देखा कि एक परछाई है जो उसके बेड के चारों तरफ टहल रही है, और वो बहुत भयानक दिख रही है क्योंकि बहुत लंबी है। इसने जैसे ही करवट लेने का सोचा, तब तक अचानक से वो परछाई गायब हो गई और ये उठकर बैठता है। अब सोच रहा था दिव्या को जगा दूं, लेकिन
दिव्या गहरी नींद में थी और उसने सोचा कि अब इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा ही था कि उसने देखा कि ड्राइंग रूम की तरफ कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बातें कर रहा है। दो लोग कोई बातें कर रहे हैं। तो ये पानी लेने तो नहीं गया, लेकिन ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ देखा तो सोफे पर दो लोग बैठे कुछ बात कर रहे हैं। और जैसे ही मतलब ये वहाँ पहुँचा था तो उन लोगों को पता नहीं पता कैसे चला, लेकिन अचानक से रमेश की तरफ दोनों ने एक साथ मुंडी घुमाई। सर सिर्फ घुमाया था, पूरा शरीर नहीं, और सर पूरा पीछे की तरफ घूम गया था। अब ये देख करके रमेश बहुत तेजी से चीखता है। दिव्या की नींद खुलती है। दिव्या दौड़ कर आती है, रमेश को संभालती है, लेकिन रमेश कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था। रमेश बहुत ज़्यादा डर चुका था और दिव्या को बता रहा था, लेकिन दिव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या बात है। तभी अचानक से छत से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे छत से नीचे कुछ गिरा है। ये लोग दौड़ करके दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं तो बाहर कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी इनका घर गांव से किनारे बना था, गांव से बाहर ही था, तो आसपास कोई घर भी नहीं थे और इनके घर के आसपास कोई आता भी नहीं था। तो आखिर कौन हो सकता है? दिव्या समझ नहीं पा रही थी, लेकिन रमेश को अब पता चल गया था कि ये घर ठीक नहीं है। हो न हो इसी वजह से पिताजी की मौत हुई है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डरे थे और डर की वजह से अब घर के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। दिव्या कहती है चलो मैं हूँ और हम पूजा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन रमेश ने कहा मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी। तो दरवाजे के पास, मेन गेट के पास एक पेड़ था जो गूलर का पेड़ था, और उस गूलर के पेड़ के नीचे ये दोनों बैठे थे। चबूतरा बना था एक, और उस चबूतरे से थोड़ा सा पीछे, पेड़ के पीछे से ऐसा लग रहा था मानो कोई फिर से झांक रहा है। रमेश धीरे धीरे पीछे देखता है तो एक परछाई सी दिखती है और उसकी आंखें चमक रही थी। रमेश एक बार फिर से डर जाता है और उस पेड़ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा होता है तो देखता है कि पेड़ से एक औरत लटक रही है, जैसे उसने खुदकुशी की हो। और ये चीज़ दिव्या ने भी देखी। दिव्या देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है, रमेश का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ से हमें जाना होगा, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बहुत ज़्यादा ये लोग डर चुके थे और जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलने लगे, अचानक से गेट बंद हो गया और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई कि तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। तो रमेश चिल्ला कर कहता है, इस बार डरा नहीं, लेकिन चिल्ला के बोलता है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसा बोल रही हो? कौन हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि मैं तुम्हारे पिताजी की दूसरी पत्नी हूँ और तुम्हारे पिताजी ने मुझे मारा है, मार करके इसी गूलर के पेड़ के नीचे दबा दिया था और किसी को पता भी नहीं चलने दिया, ना ही मेरा कोई क्रियाकर्म किया गया, ना ही कुछ भी किया गया। और उन्होंने अपनी पहली पत्नी के साथ फिर से रहना शुरू कर दिया। तो रमेश कहता है ये सारी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी, तो ये बातें कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा, ये सब समझ में नहीं आता है। लेकिन रमेश बस इतना बोलता है कि आप मेरी छोटी माँ हैं और मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा जो आप चाहती हैं, आप बस मुझे माफ़ कर दो। तो पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही रमेश माँ बोलता है तो उसे भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। एक माँ शब्द सुनना ही अच्छा होता है। तो वो कुछ बोली नहीं, बस इतना बोली कि मुझे मुक्ति दिला दो तुम। तो रमेश राजी हो जाता है और दूसरे ही दिन उसे मुक्ति दिलाने का पूरा काम करता है। पंडित जी बुलाता है, घर में हवन करवाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। उसके बाद वो आत्मा, पंडित जी बताते हैं, घर से जा चुकी है, घर पवित्र हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में। तो अब दोनों को थोड़ी शांति मिलती है और उसके बाद ये गांव में जाते हैं। तो जो सबसे बुजुर्ग गांव में थे उनसे मिले और उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया
एक समय था जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माताजी को घर से निकाल दिया था। वो अपने मायके में जाकर रही थी पूरे 2 साल। उसी बीच में तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी यहाँ पर। और जैसे ही दूसरी पत्नी आई थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ये बहुत नाराज़ रहते थे क्योंकि ये इकलौते थे अपने परिवार में। और उधर पता चला कि तुम होने वाले हो, तो इस वजह से तुम्हारे पिताजी ने उस औरत को मरवा दिया था और मरवा करके उसी गूलर के पेड़ के नीचे दफना दिया था। ये बात गांव में बहुत कम लोगों को पता है, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन बस इतना पता है कि उसी औरत की आत्मा इस पूरी हवेली में घूमती है। तो अब रमेश समझ चुका था और उसने माफ़ी भी मांगी थी कि हमारे पिताजी से जो भी गलती हो उसे माफ़ करना। अब सब कुछ ठीक हो गया था, तो रमेश अब अच्छे से उसी घर में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। और पूरे 10 सालों बाद जो श्राप लगा था वो हट गया है और रमेश की पत्नी दिव्या भी अब प्रेग्नेंट है। उसको भी एक बेटा होता है और ये तीनों अब बहुत खुश रहते हैं उसी घर में। सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो गांव वालों का कहना है कि इस हवेली को सब कहते थे ये श्रापित घर है, श्रापित घर है, लेकिन अब ये सबसे खुशहाल घर था क्योंकि अब इनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था, बेटा भी बड़ा हो गया और खेती भी बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब सब कुछ परफेक्ट था और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को रमेश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।